फाइनली यार सीबीएसई की तरफ से क्लास 12th फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है, तो क्या फिजिक्स में ऐसा हुआ है? उन सारी चीजों को हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी पता लग जाए। और यहीं पे हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की तबाही तरीके से तैयारी करने वाले हैं, जीरो से हीरो लेवल तक। साथ ही साथ इसका कंप्लीट जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो क्लास 12th फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर थ्योरी की अगर आप बात करोगे तो 3 घंटे का आपका फाइनल पेपर होता है, 70 मार्क्स का आपका होता है। इसके अंदर हम लोग एक बार यूनिट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स को कितने मार्क्स पर रखा गया है। तो यूनिट 1 है जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, यूनिट 2 है जिसके अंदर 3rd चैप्टर है। तो ये आप मान के चलिए कि 16 मार्क्स आप सभी को इससे मिलने वाले हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 16 मार्क्स के हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि 2 यूनिट्स हैं। इसकी बात अगर करूं तो ये 17 मार्क्स आप सभी को दे रही है, यानी कि सीधा सीधा टोटल अगर मैं इनिशियल जो 7 चैप्टर्स की बात करता हूं, जो ज्यादा कैलकुलेटिव हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे पूछे जाते हैं, एनटीए के बहुत ज्यादा फेवरेट जो यहां पे चैप्टर्स हैं अगर मैं बात करूं तो, और सीबीएसई की तरफ से भी अच्छे सवाल इन्हीं चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। तो टोटल 16 और 17 ये रहा 33 मार्क्स आप सभी के यहां पे हो जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। 10 चैप्टर की बात करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स है। तो ये तीनों मिला के आप सभी का 18 मार्क्स यहां पे कैरी कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपके मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर्स जो है यहां पे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये आप लोगों के 12 मार्क्स यहां पे कैरी कर रहे हैं। वहीं अगर मैं चैप्टर नंबर जो 14 है इसकी बात करता हूं तो सबसे ईजी, सबसे ईजीएस्ट होने के साथ साथ ही सबसे मैं बोलूंगा कि स्कोरिंग जो चैप्टर है वो अकेला है, क्योंकि 7 मार्क्स आप सभी का कैरी कर रहा है, यानी कि 70 मार्क्स का आप लोगों का पूरा ये है। अब थोड़ा सा हम लोग चैप्टर वाइज भी चल लेते हैं जिससे आपको चीजें पता लग जाएगी और इसको कंप्लीट देख लेते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर जो 1 है, यानी कि मैं यूनिट 1 की बात करता हूं जो आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 चैप्टर आप सभी के रखे गए हैं। पहला चैप्टर है यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इसके अंदर आप लोगों से देखो चार्ज है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे मेथड्स होते हैं उसके, और सबसे बड़ी बात है कि कूलम्ब्स लॉ पूछा जाएगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अलावा टॉर्क है, फ्लक्स है, देन गॉस लॉ है, उसकी एप्लीकेशंस है, वो सारी चीजें आप सभी से यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो देखो इन्होंने आप लोगों को ये रहा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, फील्ड इनसाइड और आउटसाइड की बात की गई है, यानी कि ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो इसके अंदर देखो पोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके अलावा फिर आप लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी तरफ जाते हो, देन फिर आप लोग डाइलेक्ट्रिक की तरफ जाते हो, उसके अंदर भी आप लोग पोलर और नॉन पोलर की बात करते हो, देन कैपेसिटर की बात करते हो, कैपेसिटेंस जो है उसको निकालना सीखते हो, कितने तरीके के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पार्शियली फिल, फुल्ली फिल की कंडीशन क्या होती है, यानी कि वो सारी चीजें आप सभी से यहाँ पे पूछी जाती है। साथ ही साथ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, नो डेरिवेशन है, फॉर्मूला ओनली इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया। आगे अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों की यूनिट नंबर जो 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर आप देखोगे कि यार यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानोगे, मेटलिक जो कंडक्टर्स होते हैं ना उसके अंदर किस तरीके से फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, इनकी रिलेशनशिप्स क्या होती है। देन फिर आप यहां पे देखोगे ओम्स लॉ क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिमिटेशंस उसकी क्या है, देन एनर्जी की बात करोगे, साथ ही साथ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात हम लोग यहां पे करते हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और सेल की बात करते हैं कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, आप इसके अलावा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है आप सभी का, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं, सीरीज पैरेलल, यहाँ पे किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इनकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उसी के इर्द गिर्द आप लोग चीजों को यहाँ पे देखते हैं। 4th यूनिट की बात करता हूं तो ये आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, यानी कि बेसिकली इसके अंदर 4था चैप्टर आप सभी का है। और इसके अलावा फिर आप यहां पे देखोगे कि ये आप लोगों के जो है 2 चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे 4था है एंड 5वां है। तो दोनों चैप्टर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो आप यहां पे देखोगे इसके अंदर आप लोग देखो अभी तक आपने क्या देखा, दोनों चैप्टर्स स्टार्टिंग के तो उनमें चार्ज रेस्ट के ऊपर था, फिर 3rd में मोशन में आया, फिर जब मोशन में आता है तो उसके बाद में जैसे वायर के थ्रू मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आप सभी को देखने को मिलता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भैया और ने क्या बोला था, बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, इसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, सर्कुलर लूप है, एम्पियर्स लूप है, उसकी एप्लीकेशन जानेंगे, सोलेनोइड क्या होता है, टॉरॉइड, और टॉरॉइड जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से कितना फोर्स होता है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कितना होता है, और साथ ही साथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कन्वर्जेंस की बात करेंगे, सेंसिटिविटी की बात करेंगे, उन सारी चीजों को देखते हैं। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर आप लोग क्या देखोगे, ये रहा बार मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, देन आप लोग एक्सियल और परपेंडिकुलर जो इसके फॉर्मूलेज हैं उनकी बात करोगे, देन टॉर्क की बात करोगे, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है ना वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि पैरा, फेरो, डाया क्या होता है, किस तरीके से होता है, देन इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या होता है,
ये आप लोग यहाँ पे देखते हो। आगे अगर मैं चलता हूं तो चैप्टर जो आपका 6 और 7 है, इसकी मैं अगर बात करता हूं तो 4 यूनिट के अंदर आप लोगों का ये होता है 4th यूनिट। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। और उसके अंदर भी क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, देन आप लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये आप लोग देखते हो। अभी आपको पता है जनरेटर को इन्होंने 7th चैप्टर में डाल रखा है, तो इसलिए जनरेटर हम लोग पढ़ते हैं उसी के अंदर है, लेकिन वो यहाँ पे फ्लक्स की बात करते हो उसके अंदर। तो यहीं पे आप लोग देखो आरएमएस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, साथ ही साथ रेजिस्टिव सर्किट लगा दिया तो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट लगा दिया तो क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आरएलसी सर्किट है, ट्रांसफार्मर है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 8 के अंदर आते हैं, तो फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं कि भैया रेडियो आप लोगों का माइक्रो है, इंफ्रारेड है, देन विजिबल है, एक्सरे है, गामा रेज है और यूवी रेज हैं, तो इनका यूजेस क्या होते हैं, प्रेडिक्शंस के मेथड क्या होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट है। इसके बाद में आगे हम लोग जाते हैं तो देन रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो इसके अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग सारी फिनोमिनास को देखते हैं, जैसे आप लोग मिरर की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, देन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन आप लोग देखते हैं, देन फिर आप लोग देखते हो लेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, थिन लेंसेज कॉन्टेक्ट में लेके आते हो तो क्या होता है, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो इसका टेलीस्कोप है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उनके मैग्निफिकेशन पावर को देखते हैं। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो वाईडीएससी को देखते हो, हाइग्रेंस प्रिंसिपल को देखते हो, वेव फ्रंट्स के बारे में आप लोग जानने की कोशिश करते हो, इंटरफेरेंस के बारे में देखते हो, इंटेंसिटी को देखते हो, देन इसके बाद में आप लोग डिफ्रेक्शन की बात करते हो और ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हो। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पोलराइजेशन आप सभी के यहाँ पे नहीं है, ब्रूस्टर्स लॉ भी नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 8, जिसके अंदर आप लोगों की बात करेंगे तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की बात करेंगे। यानी कि सर बेसिकली आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हर्ट्ज और लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस क्या थी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, और उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, देन मैटर वेव्स हैं उसके बारे में जानोगे, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस है, यानी कि जो उनकी रिलेशनशिप है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वहीं फिर बात करते हैं एटम और न्यूक्लियर की, तो एटम के अंदर हम लोग अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है उसको देखते हैं, बोहर्स मॉडल हम लोग देखते हैं। देन आप लोग आगे बढ़ते हो तो भैया nth ऑर्बिट के अंदर कितनी हमारी रेडियस होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। न्यूक्लियर के अंदर हम लोग कंपोजिशंस की बात करते हैं और इसके अलावा आप लोग देखते हो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। देन इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो इन सारी चीजों को देखते हैं। इसके बाद में जो हमारी लास्ट यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे कि भैया पहला किस बेसिस में उनको डिवाइड किया जाता है। यानी कि सिंपल मैं बोलूंगा एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक के अंदर पी टाइप का एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, रेक्टिफायर एज अ जो आप लोगों का जो पूरा रेक्टिफायर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की बात करेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। यानी कि ये पूरा सिलेबस है जिसको अगर हम लोग सिंपली बोलें तो ये इजीली आप लोग कर सकते हो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर। अच्छे से अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो इजीली आप सभी के लिए पॉसिबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पे हम लोग आप सभी को बताएंगे, सारी चीजों को कराएंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिखिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आप सभी को सबसे ईजी लगे इसके अंदर। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोज में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।